जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, यहाँ पर दोस्तों बिहार दरोगा प्रीलिम्स है जिसके लिए फुल लेंथ टेस्ट लेकर आए हैं। इसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 को देखेंगे इस वीडियो में। और यह जो चल रहा है दोस्तों केवल पीटी की रखिएगा, केवल पीटी के लिए दोस्तों है। और यह बैच है दोस्तों आपका बिहार दरोगा प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट जो कि 2025 में इसको लाया गया है। और टोटल में दोस्तों 100 क्वेश्चन है और जिसका समय अवधि आपका 2 घंटा दिया गया है और कुल मार्क्स 200 की है। तो प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन दोस्तों अंतिम 100 पर हम लोग खत्म करेंगे। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला का दोस्तों कि फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी थी। तो फायर ऑन द गंगा जो पुस्तक के लेखक हैं वह दोस्तों राधिका अयंगर, राधिका अयंगर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। यह दोस्तों मार्गरेट कोर्ट का नाम, मार्गरेट कोर्ट के नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। बोला कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा के द्वारा प्रदान किया गया था। या दोस्तों लक्ष्मी को याद रखिएगा, लक्ष्मी को प्रदान किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व विकास सूचना दिवस दोस्तों जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है वह 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा जो है आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटी है, नाटी, नाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दोस्तों 6 है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म स्थान क्या है। तो सारिपुत्र का जन्म स्थान दोस्तों नालंदा है, याद रखिएगा। और यह बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी थे सारिपुत्र। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर पहाड़ी से घिरी हुई है। तो दोस्तों राजगीर है, राजगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजगीर, जो कि मगध साम्राज्य के दोस्तों प्रथम राजधानी था राजगीर, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिम्बिसार के द्वारा राजगीर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। यह दोस्तों पटना के निर्वाचित किए गए थे चेयरमैन। नंबर 9 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के दोस्तों संस्थापक के रूप में फूलन प्रसाद वर्मा जी को जाना जाता है, फूलन प्रसाद वर्मा जी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है कि बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों बिहार का कौन सा हवाई अड्डा है जो कि नेपाल जाने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 के दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कि रक्सौल हवाई अड्डा, जो कि बिहार का एक प्रमुख हवाई अड्डा है जो कि दोस्तों नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है। और यह नेपाल सीमा के पास स्थित है और इस हवाई अड्डे से नेपाल के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी, रक्सौल। नेक्स्ट है कि भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटिक संगीतकार कौन थे। तो याद रखिएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी दोस्तों एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटका गायिका थी जिन्होंने भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, सॉरी सी, एस सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैस की निगरानी के लिए भेजा गया था किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। राइट आंसर दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर है जापान के द्वारा, जापान के द्वारा। और देखिए दोस्तों उपग्रह का नाम था गोसैट उपग्रह था जिसे जापान ने 2009 में दोस्तों लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को निगरानी करना। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन व्यक्ति आनंदवन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध जो कि लेप्रेसी कुष्ठ रोग से पीड़ित के लिए एक आश्रय स्थल है। तो देखिए दोस्तों बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी और यह एक प्रसिद्ध आश्रय स्थल है जो कि महाराष्ट्र के वर्धा जिला में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बाबा आमटे।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था। देखिए दोस्तों, व्यापार और माल निशान अधिनियम 1958 में पारित किया गया है, 1958 में। और इस अधिनियम का उद्देश्य व्यापार के निशान के इस्तेमाल को नियंत्रित करना और सुनिश्चित करना था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, 1958 में। 15 है कि निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि। तो देखिए दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया का मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए के वायोमिंग, मोंटाना और आइडाहो राज्य में स्थित है। और यह पार्क दोस्तों 1872 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, 16 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के कान किस आवृत्ति रेंज से सबसे अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो सबसे अधिक संवेदनशील दोस्तों 2 से 5 किलो हर्ट्ज के रेंज में, याद रखिएगा, 2 से 5 किलो हर्ट्ज के रेंज में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट सामग्री को शामिल करता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गोबर, धान का भूसा, सब्जियों का अपशिष्ट। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है, यह दोस्तों क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, चरम अवस्था, चरम अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्लाइमैक्स बोलते हैं इसको। टी है कि नागरिकता की शर्त और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त और प्रक्रिया को भारत में संसद निर्धारित करती है, संसद। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया था, 1955 में। यहाँ पे ऑप्शन आपका दोस्तों बी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि कौन सा निकाय मौलिक अधिकार को निलंबन का आदेश दे सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार के निलंबन को आदेश दे सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार जब देश में दोस्तों आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 लागू हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबन का आदेश जारी किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह दोस्तों बिहार राज्य के निवासी थे, बिहार राज्य के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और देखिए, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में 1950 से 1962 तक कार्यरत रहे हैं। और एकमात्र राष्ट्रपति दोस्तों जिन्होंने 2 बार यानी कि 1952 से लेकर 1957 राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया गया है, 1952 में और 1957 में भी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सहयोग से जनगणना किया गया था। यह दोस्तों 1977 में आयोजित किया गया था, 1977 में। नेक्स्ट पाते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें दोस्तों दल बदल कानून के रूप में जाना जाता है, दल बदल कानून के रूप में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता यानी कि 15 अगस्त 1947 के समय इंग्लैंड में दोस्तों लेबर पार्टी की सरकार था, लेबर पार्टी के। और वहां के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सी, लेबर पार्टी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए दोस्तों, जब भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और उन्होंने उन्हीं के दोस्तों नेतृत्व में भारतीय संविधान का मसौदा भी तैयार किया गया था। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थिति है तो दोस्तों संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय
कौन राष्ट्रपति थे? तो देखिए दोस्तों, भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय पताका 1962 में चीन के साथ युद्ध के कारण लगा था, और उस समय दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि देश के राष्ट्रपति थे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को निर्देशित किए गए कार्य की सूची में वर्णित किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों पंचायत को जो कार्य सौंपे गए हैं वह 11वीं सूची में वर्णित किया गया है, और 11वीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर विकास कार्य और सेवाओं को जिम्मेवार दी गई है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 11वीं अनुसूची को। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 230 की भारतीय संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्य को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिक के मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है, अनुच्छेद 51 के ए में। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 31 है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो हरित क्रांति के दौरान दोस्तों भारत में खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुआ था, खाद्य उत्पादन में। तो 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि। नेक्स्ट पाते हैं कि उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी व्यय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद कर सकता है। तो राइट आंसर है दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसे बजट कहते हैं दोस्तों, बजट। नेक्स्ट है कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसमें पहला कथन है कि मुद्रा खाते को एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, दोनों कथन यहाँ पे सत्य है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में किया जाता है? तो बेरोजगारी दर की दोस्तों जो गणना किया जाता है वह याद रखिएगा कि बेरोजगार श्रमिक और श्रम बल के अनुपात में। नेक्स्ट है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान के द्वारा गठित समूह में कौन सा समूह नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका शहरी मॉडल बैंक जो है यह आपका नहीं है, शहरी मॉडल बैंक। बाकी दोस्तों स्वयं सहायता समूह है, संयुक्त देयता समूह है और ग्रामीण मॉडल बैंक भी है। 6 है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में दोस्तों गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग यानी कि अब नीति आयोग जो है इसके द्वारा दोस्तों निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त निवल कारक आय बराबर क्या होगा? तो वह दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि 37 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन दोस्तों 38 का रहा है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो देखिए दोस्तों जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के। नेक्स्ट है कि भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है? तो भारत में दोस्तों जो रबी फसलें उगाई जाती है वह दोस्तों अक्टूबर से मार्च के बीच में, अक्टूबर से मार्च के बीच में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है, बताइए। तो देखिए दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है, और इसे दोस्तों 2013 में विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। 2013 में गोरखपुर को याद रखिएगा। अभी दोस्तों वर्तमान में ऐसे तो आपको कर्नाटक का जो हुबली है उसको सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऑप्शन वो नहीं है तो हिसाब से दोस्तों ऑप्शन आप भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है? तो नेब्यूला, नेब्यूला दोस्तों गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं, याद रखिएगा, नेब्यूला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि तिब्बत को यारलुंग सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों भारत में जो आपका राइट आंसर होगा 42 का ऑप्शन सी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कि तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जाना जाती है, तो भारत के दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो तारामती चोटी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में, और यह पश्चिमी घाट में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है कि बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से किस खनिज भंडार के लिए यह जानी जाती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के रूप में, लौह अयस्क के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर
चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाली खनिज अयस्क में कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है? देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्राथमिक अयस्क है और यह एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के रासायनिक और भौतिक अपघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाला अवसादी खनिज है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होती है? या मुख्य रूप से कहाँ में उत्पन्न होती है दोस्तों? याद रखिएगा भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य सागर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी पूरे वर्ष यानी कि 12 मासी जल प्रवाह बनाए रखती है? देखिए दोस्तों, कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र प्रमुख 12 मासी नदी के रूप में जाना जाता है, जो कि दोस्तों पूरे वर्ष जल प्रवाह बनाए रखती है। और इसका जल प्रवाह मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि इसका जल का जो स्रोत है पश्चिमी घाट में स्थित कुर्ग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में है, और इसकी प्राकृतिक जल धाराएं व जल प्रबंधन परियोजनाएं मदद करती है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी, कावेरी। और याद रखिएगा दोस्तों, बाकी जितना भी प्रायद्वीपीय नदी है जैसे गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, भीमा हो जाएगा, ये सभी दोस्तों मौसमी नदियां का उदाहरण है, मौसमी नदियां का। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है कि फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? तो प्राथमिक उद्देश्य नहीं था दोस्तों, ऑप्शन है कि बांग्लादेश को बहकर बहकर जाने वाली पानी को रोकना, यह दोस्तों उद्देश्य नहीं था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है कि उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो उदयपुर की जो जावर खाने हैं, यह दोस्तों याद रखिएगा किसके लिए? जस्ता के लिए, जस्ता के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, जस्ता के लिए। नेक्स्ट बात है कि तराई क्षेत्र की बस्तियां सहत संघनन होती है। इसमें पहला दोस्तों कि इसका कारण कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल जल प्लावन होता है। और फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि इस कथन के कारण कौन सा सही मूल्यांकन क्या है? देखिए दोस्तों, जो अब ये आपका दिया है यह ए है, और यह दोस्तों जो कारण यहाँ ये आपका आर हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि ऑप्शन डी में ध्यान देना क्या है कि ये गलत है, लेकिन दोस्तों जो किंतु आर जो है ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रहा था? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 के बीच, यह भारत में दोस्तों योजनाओं में सबसे ज्यादा विफल मानी जाती है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मेगा स्थनिज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनार है और कितने द्वार हैं? तो देखिए दोस्तों, मेगा स्थनिज के अनुसार जो पाटलिपुत्र शहर है इसमें 570 मीनार है। कितने? तो 570 मीनार है। और दीवार पूछेगा दोस्तों तो 64 दीवार है, 64 दीवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन दोस्तों 53 का है कि द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया था, और यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और बर्मा, यानी जिसको दोस्तों वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1852 में। और याद रखिएगा पहला एंग्लो बर्मा युद्ध पूछेगा तो 1824 से 26 के बीच में हुआ था, और दूसरा एंग्लो बर्मा दोस्तों कब हुआ था वो आपको बताना है, जो कि अभी हम लोग बताएं 1852 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? क्या दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और मोहम्मद बिन तुगलक की कार्यकाल दोस्तों 1325 से 1351 के बीच है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस पुर्तगाली अन्वेषक के 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा गया था? या दोस्तों वास्को डिगामा के द्वारा, वास्को डिगामा के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? तो एक भी नहीं दोस्तों, केवल इसका में अंग्रेज था, इसी के लिए तो विरोध किया गया था, एक भी नहीं था। और साइमन कमीशन की दोस्तों स्थापना 1927 में हुआ था, लेकिन दोस्तों भारत में आगमन इसका 1928 में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक
मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अरुणा आसफ अली को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में, बॉम्बे, जहाँ के दोस्तों मुंबई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। और यह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकारी की कार्यकर्ता थी, याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? यहाँ पे दोस्तों आपको कौन हो जाएंगे? तो 58 का ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी। डी देखिए, जो चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 में अर्धेतु दस्तेदार दोस्तों जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 है कि घटोचक जो 290 से 305 ईस्वी में राज किया था, यह दोस्तों किस साम्राज्य के राजा था? तो घटोचक दोस्तों गुप्त साम्राज्य का था, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्योमेश चंद्र बनर्जी लड़े थे, ब्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि दोस्तों बाद में चुनाव हार गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित जोड़ी है? तो जगत सेठ दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी में, जो कि बंगाल के एक प्रसिद्ध सेठ थे, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जगत सेठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन 62 की नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही, यह किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों याद रखिएगा, तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? या दोस्तों अरविंदर सिंह साहनी को। नेक्स्ट है कि प्रश्न, हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो देखिए दोस्तों, रिद्धिमान साहा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिद्धिमान साहा, याद रखिएगा। या हाल ही में क्रिकेटर से दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा किए हैं, और उन्होंने यह घोषणा की है कि 2024 में रणजी ट्रॉफी के बाद क्रिकेटर से दोस्तों अलविदा ले लेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? यह दोस्तों याद रखिएगा, भारत में किया गया है। महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था? यह दोस्तों कहाँ में हुआ था? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 कि 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों एटाना बोनामती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई थी? तो भारत के दोस्तों अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सिफारिश किया गया था, और जस्टिस संजीव खन्ना दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, और इनकी सिफारिश वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्टिस संजीव खन्ना। क्वेश्चन नंबर 69 कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में दोस्तों जो भारत की रैंकिंग है वह 79 है। भारत की रैंकिंग में दोस्तों कौन सी है? तो 79 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्ले इंडिया के रूप में दोस्तों मनीष तिवारी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों आयोडीन की कमी से गंठमाला रोग होता है, याद रखिए, गंठमाला रोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? देखिए, पित्त का स्राव दोस्तों यकृत यानी कि लीवर में होता है, और यकृत पित्त का निर्माण करता है, जो कि पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है कि पराग कण कहाँ पाए जाते हैं? तो पराग कण दोस्तों बताइए कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पराग कण दोस्तों आपका पराग कोष में परागकण पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में दोस्तों जो यकृत होता है यह दाहिने पेट के ऊपर स्थित रहता है, दाहिने पेट के ऊपर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है कि उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? या दोस्तों किसकी क्रिया के कारण होता है? तो देखिए, पसीने से निकलने वाली दुर्गंध बैक्टीरिया की क्रिया के कारण होती है, बैक्टीरिया के। या ऑप्शन देखिए जो कि इसी में दिया गया है, नंबर आपका 76 है कि शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधापन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? इसका दोस्तों देखिए, भारत में अंधापन का सर्वप्रमुख कारण मोतियाबिंद है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में है, मोतियाबिंद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 77 कि एल्कोहल के
निराबिशन के लिए निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यहाँ पे आपका है दोस्तों यकृत है, यकृत। नेक्स्ट पाते हैं कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है? देखिए मानव शरीर में दोस्तों ऑक्सीजन का जो अभिगमन होता है पहले फुफ्फुस में, उसके बाद ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करता है और फिर दोस्तों रक्त यानी ब्लड के द्वारा पूरे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है और अंत में दोस्तों ऊतक यानी कि टिश्यू तक पहुंचकर शरीर के विभिन्न कार्य का उपयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा 2, 1, 3 में। पहले याद रखना है फुफ्फुस, उसके बाद ब्लड और उसके बाद दोस्तों ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन दोस्तों 79 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाता है? तो यह दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर, तो -40 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? क्या दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। अगर पहाड़ से कोई भी गिर रहा है पिंड दोस्तों, तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होता है और स्थितिज ऊर्जा होता है, दोनों याद रखिएगा। है कि 1928 में किसने यह खोज किया कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव के द्वारा परिकिरणित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। या दोस्तों याद रखिएगा सीवी रमन प्रभाव, सीवी रमन प्रभाव यानी कि सीवी रमन हो जाएंगे। देखिए 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने यह खोज किए थे कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव का द्वारा परिकिरणित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग होता है और इस खोज का दोस्तों रमन प्रभाव का भी कहा जाता है, रमन प्रभाव। नेक्स्ट है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण होता है तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। तो कार्य का मान दोस्तों ऋणात्मक कब होता है कि जब 180 डिग्री का होता है, जब 180 डिग्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 कि जब तापदीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तन होता है? तो विद्युत ऊर्जा दोस्तों आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है दोस्तों, ध्यान देना, पहला कथन है कि हृदय जो है यह अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, सही बात है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है, नहीं दोस्तों यह गलत है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। नेक्स्ट है कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि 1, 3, 4 हो जाएगा, 1, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है, 1, 3, 4। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अजौव निम्नकरणीय है? तो अजौव निम्नकरणीय दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो आपका नायलॉन हो जाएगा, नायलॉन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्व में कौन सा तत्व सबसे हल्का जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का, यानी कि 86 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87। क्वेश्चन 87 है कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया है? तो किन दो तत्वों को दोस्तों एक ही स्लॉट में रखा गया है? तो देखिए न्यूलैंड्स के अनुसार दोस्तों कोबाल्ट और निकेल को, कोबाल्ट और निकेल को याद रखिएगा, एक ही स्लॉट में रखा गया है। यदि धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? यह दोस्तों याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कि टॉर्च लाइट विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैक्टीरिया के इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामान्यतः पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों निकेल और कैडमियम, निकेल और कैडमियम याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुनिश्चित करना है और नीचे दिए गए कुटों का यहाँ पे आपका प्रयोग करना है। एक तरफ दोस्तों संबंधित अणु की संरचना है और एक तरफ दोस्तों उसको ज्यामितीय संरचना है, याद रखिएगा, एक तरफ अणु और आयन है। अब BF5 अणु आयन है दोस्तों, बताइए इसकी ज्यामितीय संरचना कैसी होती है? इसकी दोस्तों ज्यामितीय संरचना जो होती है वह ब्रोन पेप्टाफ्लोराइड है, इसका नाम है दोस्तों BF5 का। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ देखिए ट्रेटाहेड्रल, इसको ज्यामितीय संरचना हो जाएगा ट्रेटाहेड्रल। नेक्स्ट है कि BRF5, BRF5 का दोस्तों जो रासायनिक नाम है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का दोस्तों ज्यामितीय संरचना हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों BRF5, BRF5 दोस्तों
देखिए सर के द्वारा बताया गया है कि यह प्रश्न पुनः दिया गया था कि शायद गलती से कि ज्यामितीय संरचना स्क्वायर वाई पीरियड होता है, वाई पीरियड होता है। और फिर दोस्तों यहाँ का ये हो जाएगा और फिर BF5, तो BF5 दोस्तों कि ट्राइगोनल बाइपिरियडमल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरियडमल। चलते यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग हो जाएगा, तो आपको आंसर बता देते हैं, 91 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इसका हम डिस्कशन दे देंगे, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों, तो उसमें आपका डिस्कशन रहेगा, तो वहां से आप बना सकते हैं मैथ और रीजनिंग। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको पता ही है कि टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।